नए ड्रामा की शुरुआत में हम लोग रीमा को देखते हैं जो कि एक मेल मॉडल से मिलने के लिए गई थी। उसे पता था कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। एक्चुअल में वो उसके साथ इंटीमेट हो करके बेबी बॉर्न करने के लिए गई थी। क्यों, उसका सिचुएशन हमें बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल रोमांस पे वापस आते हैं जहाँ पर कि रीमा कमरे में अंदर एंटर करती है तो फुल ऑन ऐसे हनीमून वाला मूड बनाया हुआ था। तो रीमा को लगता है कि ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो किसके साथ कांड करने जा रही है। ये बंदा रीमा को मना भी करता है क्योंकि वो इस कहानी का हीरो कंपनी का सीईओ तियान था। बिजनेस डील के बाद वो ऐसे सिचुएशन में फंसा था थैंक्स टू हिज ग्रैंड मदर। अब यहाँ पर रीमा उसे कहती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन है, वो बस यहाँ पर जो काम करने के लिए आई है करो और इस बात को ख़त्म करो। दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। आफ्टर दैट रीमा तियान को कुछ पैसे दे देती है उसके सर्विस चार्ज के लिए और वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जिसने कि उसके लिए इस लड़के का ये करेगा इंतज़ाम किया था। वो उसे कहती है यार वो बंदा तेरा इंतज़ार कर रहा है, तू आई नहीं। रीमा समझ जाती है कि वो किसी और लड़के के साथ ही, बट फिर भी सोचती है क्या फ़र्क पड़ता है। वो बंदा काफ़ी हैंडसम था और फिलहाल इस बात को भूल जाने में ही भलाई है। ऐसे सोचते हुए वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये जो लड़का था तियान वो अपने भाई पर गुस्सा करते हुए कहता है पता लगाओ कि वो लड़की कौन है, और ऊपर से वो उसे पैसे देकर किस तरीके से फ़रार हो गई है। दैट्स वाई वो कहीं ज़्यादा गुस्सा में था, लेकिन उसे वो लड़की नहीं मिलने वाली थी। दूसरी तरफ एक महीने बाद का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि रीमा के घर पे उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। उसके जो फादर थे उसकी मॉम के गुजरने के बाद तुरंत ही उसकी सौतेली सिस्टर एनी और उसकी मॉम को लेकर के घर आ गए थे। इट्स ऑब्वियस कि एनी की ही उम्र की है रीमा, तो उसके डैड ने उसकी मॉम को चीट किया था। यहाँ पर वो उनकी शादी किसी और लड़के से कराना चाह रही थी। दैट्स वे रीमा ने ये कांड किया था। जैसे ही उस बड़ों को पता चलता है कि रीमा प्रेग्नेंट है तो वो शादी तोड़ देता है। उसके फादर यहाँ पर रीमा पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस शादी के बदले हमें हाथ लगने वाला था। रीमा उसे कहती है तो तुम्हारी दूसरी बेटी भी तो है ना एनी, अगर ये रिश्ता इतना ही अच्छा था तो तुम उसकी शादी उससे करा देते। गुस्से में आकर के उसके डैड रीमा को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं। रीमा कहती है मैं अभी तो जा रही हूँ लेकिन जल्दी ही मैं इस घर में वापस लौटूंगी, और याद रखना उस समय जो सब कुछ मेरा होगा ना वो मैं लेकर के रहूँगी, चाहे मॉम की कंपनी हो या फिर ये मॉम का घर। ऐसा बोल करके वो वहाँ से निकल जाती है। एनी उसे चिढ़ा रही थी बाहर जाने के बाद तुम्हें एक पैसा नहीं मिलने वाला है, मैं भी देखती हूँ कैसे इस पास्टर के बेबी को तुम बॉर्न करती हो। एक तरफ रीमा घर से जा रही होती है, दूसरी तरफ टियान उसे क्रॉस करता है, बट वो उसे पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो ब्लाइंड फोल्डेड था उस समय। इस बात को 7 साल बीत जाते हैं। आफ्टर 7 ईयर्स रीमा अपने एक बच्चे को लेकर के शहर में वापस लौटती है। दोनों आपस में बात करते हैं। रीमा अपने बेबी बॉय हेम को कहती है कि बेटा तुम्हें पता है ना इस बार हमारा मिशन क्या है। वो कहता है हाँ, हमारे जुड़े हुए भाई को ढूंढने का। रीमा ने 2 बच्चे बॉर्न किए थे, एक बेबी बॉर्न करते ही कोई उससे बच्चे को उसके छीन करके चला गया था। उस समय वो उस बच्चे को बचा नहीं पाई थी और अब उसे दोबारा ढूंढने के लिए आई है इस उम्मीद में कि उसे वो चाइना में ही मिलेगा। उसका मैनेजर यहाँ पर आता है, उसने रीमा के लिए सब कुछ इंतज़ाम कर लिया था। रीमा डॉक्टर एन के नाम से फेमस थी फॉरेन में, जो कि बच्चों की ऑटिज़्म और सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया करती थी। यहाँ पर वो एयरपोर्ट पर मिलती है एनी से। एनी उसे देख करके शौक हो जाती है, तो रीमा उसे कहती है इसमें शौक होने वाली कौन सी बात है, मैंने तो कहा ही था कि मैं जल्दी वापस लौटूंगी। एनी देखती है कि उसका बच्चा ज़िंदा कैसे है, वो उसके बेबी का इंसल्ट करने लगती है तो रीमा उसे थप्पड़ मार देती है। एनी सोचने लगती है कि इसने सच में बेबी को बॉर्न करके ऐसे पाला पोसा है, बट रीमा को उनकी इन बकवासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी वहाँ पर तियान अपने बेटे को लेकर के इधर आने लगता है। इस दूसरे बेटे का नाम था गुगू। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत समझदार बच्चे हैं, हमें पता है कि दोनों यही ट्विन हैं। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे कोइंसिडेंसेस हो रहे होते हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने भी होकर के बच्चे एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। वहाँ से वो गुजर रहा था तो सारी पब्लिक को साइड किया गया था, लेकिन एनी रीमा को फंसाने के लिए रीमा को आगे धक्का दे देती है। रीमा जब आगे जाती है तो गलती से
तियान से उसका किस हो जाता है। वो तो बच्चे का फेस देख रही होती है, लेकिन इस सडन किस से रीमा भी शौक थी और तियान को लग रहा था कि शायद वो उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रही है, लेकिन उसे रीमा का टच बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और इस बात से वो ज़्यादा शौक था। लेकिन जो तियान का भाई था वो गोल्ड डिगर गर्ल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता अपने भाइयों के आसपास। दैट्स वो रीमा को कहता है मेरा भाई तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। एनी आगे आती है और कहती है सॉरी मिस्टर तियान, एक्चुअल में मेरी बहन ऐसी ही है, अमीर लड़का देखा नहीं कि चिपकने लगे। तियान को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वह चुपचाप अपने बच्चे को वहाँ से लेकर के आगे जाने लगता है। रीमा और उसके बेबीज़ ने गुगू को सिर्फ एक झलक देखा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वही तो उनका बच्चा नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। रीमा ने भी कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फ़िलहाल वो लोग उसकी शक्ल नहीं देख पाते हैं और जो तियान का भाई था उसे रीमा से तो दूर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही चालाक लड़की लग रही थी पैसे के मैटर में। रीमा एनी को कहती है कि अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसका मैनेजर आ जाता है, वो रीमा को उसके होटल के कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो लोग कुछ दिनों के लिए स्टे करने वाले थे। वो अपने बेटे को समझाती है कि बेटा हमें कुछ दिनों के लिए यहीं स्टे करना है ताकि हम तुम्हारे भाई को ढूंढ सकें। इधर गुगू के लिए बहुत सारी चीज़ें ले जाई जा रही थी और बस बात है कि उसे कुछ ज़्यादा ही पैम्पर किया जाता है क्योंकि वो अमीर घर का बेटा है। अब यहाँ पर वो दोनों सोच रहे होते हैं कि हमें एक बार तियान के बेटे से ज़रूर मिलना चाहिए। हेम अपनी मॉम को ये बात नहीं बताता है। इधर गुगू को घर पर मन नहीं लगता था। उसे भी रीमा को देख करके ऐसा फील होता है जैसे कि वो उसकी मॉम है। तियान डॉक्टर बुलाया था गुगू को चेक करने के लिए। डॉक्टर बताता है कि इसका जो ऑटिज़्म है वो डॉक्टर एन ही ठीक कर सकती है। तियान अपने भाई को डॉक्टर एन का अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं था और ऊपर से वो छुट्टी पर गई हुई है, पर्सनल छुट्टी पर, तो फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। वो लेडी ही गुगू को ऑटिज़्म को ठीक कर सकती थी। अब यहाँ पर गुगू सोच रहा होता है कि वो रीमा को ही अपनी मम्मी बनाएगा, क्योंकि उसे उससे एक अपनापन सा महसूस होता था। वो रीमा से मिलने के लिए उसके होटल के कमरे की तरफ जा रहा होता है और इधर रीमा बाहर निकल रही थी कुछ काम से। तभी वो गुगू को देख करके उसे हिम समझने लगती और कहती है अरे तुम नहा लिए, चलो अच्छा है, एक काम करो तुम ना थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करो, मैं यहाँ पर बाहर से अपना एक काम करके आती हूँ। अब ये देखकर के तियान को लगने लगता है कि रीमा गुगू के करीब इसलिए आ रही है क्योंकि उसे पता है कि वो तियान का बेटा है और वो उसके बच्चे के बहाने से उसके करीब आना चाह रही है। लेकिन गुगू समझ जाता है कि रीमा ही उसकी मॉम है, दैट्स वाई वो इतने प्यार से उसके साथ बिहेव कर रही है। तियान का भाई गुगू को लेकर के जाने लगता है, लेकिन वह जिद पकड़ा था कि उसे रीमा से मिलना है। थोड़ी देर के लिए तियान का भाई किसी से साइड में बात करने लगता है और इधर गुगू का ध्यान रीमा पर ही था। वो उसका भाई गुगू पर ध्यान नहीं दे पाता है। इधर तियान रीमा से मिलता है। वो उसे ये समझाने के लिए गया था कि तुम मेरे बेटे का नाम लेकर के मेरे पास आने की कोशिश मत करो। रीमा हंसते हुए कहती है ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। पहला किस तो उन दोनों का कुछ ज़्यादा ही सडन एंड अजीब था, तो तियान रीमा को दोबारा किस करता है। वैसे तो उसने उसे ये किस सिर्फ चेक करने के लिए किया था कि क्या उसे रीमा से प्रॉब्लम महसूस हो रही है नहीं, लेकिन इन सारी हरकतों की वजह से धीरे धीरे तियान रीमा के करीब होते जा रहा था और ये बात उसे खुद भी नहीं पता था। यहाँ पर रीमा उसे गुस्सा कर रही होती है और कहती है इन हरकतों की वजह से तुम पिटोगे कैसे दिन। दूसरी तरफ एनी अपने डैड के साथ इधर आ रही थी। उनकी नज़र रीमा के बच्चे पे पड़ती है। एक्चुअल में वो गुगू था, हेम नहीं। वो लोग प्लान करते हैं कि अगर इसके बच्चे को वो लोग किडनैप कर लेंगे तो वो लोग रीमा को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही समझते हुए वो लोग गलती से गुगू को किडनैप कर लेते हैं। तियान का भाई देखता है गुगू गायब है, तब वो जल्दी जल्दी तियान को जा करके ये बात बताता है कि अचानक से गुगू कहीं गायब हो गया है। वो लोग होटल का जल्दी जल्दी CCTV फुटेज चेक करने के लिए बोलते हैं ताकि पता चले कि गुगू किस साइड गया है, और उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में उसे तो किडनैप कर लिया गया है। उसे अपनी बेटी की बहुत ही फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ रीमा नीचे रिसेप्शन पर जाती है। वो एक्चुअल में फ़ूड लेने के लिए गई हुई थी जो कि नीचे डिलीवर हुआ है। तभी वहाँ पर उसे उसके डैड का वीडियो कॉल आता है। रीमा फ़ोन उठाती है ये सोचते कि अब इन्हें क्या चाहिए, तो वो लोग बताते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया, और अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हो तो चुपचाप अकेले इस प्लेस पर आ जाओ। अब गुगू को हेम समझ करके रीमा काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना, मैं अभी आ रही हूँ। वो सब कुछ छोड़ करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकलती है। जल्दी जल्दी
उसी होटल के दूसरे फ्लोर पर उन लोगों ने उस बच्चे को किडनैप करके रखा हुआ था। और वहाँ आने पर वो पूछती है कि आखिरकार तुम लोगों को क्या चाहिए, क्यों किडनैप किया है तुम लोगों ने मेरे बेटे को। उसके डैड का कहना था, याद है 7 साल पहले तुमने जिस इंसान से शादी तोड़ने के लिए ये वन नाइट स्टैंड वाला कांड किया था, वो इंसान अभी भी किसी से मैरिड नहीं है और हमें उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए। दैट्स वाई तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुमने उससे शादी करने के लिए ना बोला तो तुम अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। रीमा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि उसका बच्चा इनके हाथ में था। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे क्या करे। उसके बच्चे को बचाने के लिए वो उनकी बात को मानने के लिए भी तैयार हो जाती है। वो सोचती है अभी के लिए हाँ कह देते हैं, फिर वो कैसे न कैसे करके कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर ही निकालेगी। लेकिन एनी को इतना अच्छा मौका मिला था रीमा को नीचा दिखाने का, वो कहाँ ही जाने देने वाली थी। दूसरी तरफ तियान को पता चल जाता है कि उसके बेटे को किडनैप करके इसी होटल के 3rd फ्लोर पर लेकर के गया है। तो वो दोनों भी इस होटल के 3rd फ्लोर पर आने लगते हैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ एनी रीमा को कहती है कि तुम्हें घुटने के बल होकर के रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हम तुम्हारे बच्चे को जाने दें। तुम्हारा भरोसा नहीं है, अभी इतनी अकड़ है अपने बच्चे को लेकर जाने के बाद अगर तुम वापस से मुकर गई तो। रीमा ये भी करने के लिए तैयार थी। गुगू मना कर रहा था, मॉम ऐसा मत करिए, लेकिन वो लोग उसे काफ़ी ज़्यादा ये कर रहे होते कि वो लोग उसे ऊपर बालकनी से फेंक देंगे अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो। इन सब के बीच वहाँ पर तियान आ जाता है। रीमा तियान से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मेरे बच्चे को सेव करो। तियान को तो लगा था कि वो गुगू के लिए यहाँ आया हुआ है, लेकिन वो समझता है कि रीमा भी एक माँ है और वो अपने बच्चे को ऐसे हर्ट होते हुए कैसे देख सकती है। वो अपने बच्चे का फेस नहीं देख पाता है। उसका बच्चा उन बदमाश गार्ड से छुड़ा करके भी नीचे आ ही रहा था कि तभी रीमा का सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाता है और ये स्मोक बॉम्ब ऐसे छोड़ देता है। सब इधर उधर बिखर जाते हैं। तियान और रीमा दोनों ही अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर तियान को अपना बच्चा मिल जाता है और वो उसे वहाँ से ले करके जाने लगता है। धीरे धीरे ये धुआं भी छट रहा होता है और इस तरीके से उनका दूसरा बच्चा यानी कि हिम सोचने लगता है कि मेरी मॉम काफ़ी देर से नहीं आई हुई है, कहाँ चली गई। वो उसे ढूंढते हुए नीचे आता है और रीमा को अपना बच्चा मिल जाता है। तियान और रीमा दोनों ही एक दूसरे के बेबीज़ को नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर वो लोग लेकर के जा रहे थे, तभी जो गुगू था वो रीमा को देख करके मॉम कहता है, लेकिन तियान और उसके ढक्कन भाई को ये लगता है कि वो एनी को देख करके मॉम कह रहा है। तियान यहाँ पर अपने भाई को कहता है, इसे मेरे होटल के कमरे में आने के लिए बोलो, मैं इसे ट्यूटर बनने के लिए बोलूँगा मेरे बेटा के लिए। अब रीमा अपने सेक्रेटरी के साथ अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी। जैसे ही तियान का भाई कहता है एनी को अपने साथ चलने के लिए, तो एनी यहाँ पर रीमा के सामने शो ऑफ करने लगती है कि देखा, मैं यहाँ पर तियान की फेवरेट हूँ। अब तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा कि तुम पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहने वाले हो। इस बात पर रीमा हंसते हुए कहती है, मुझे अमीर होने के लिए किसी लड़के की ज़रूरत भी नहीं है, ये तुम ही लोग के टैंट्रम होते हैं। जाओ जाओ, तुम्हें तुम्हारी औकात भी जल्दी ही पता चलेगी। वो बोल करके वो अपने बच्चे को वहाँ से लेकर के चल लेती है। ओवर कॉन्फिडेंट एनी तियान के भाई को फॉलो करते करते उसके होटल के कमरे की तरफ जाती है। अपने कमरे में जाके रीमा इमोशनल होकर के अपने बेटे को हक कर रही थी और कहती है, मैं घबरा गई थी, मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। यहाँ पर उसका बेटा गुगू के बारे में नहीं बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता चल चुका था कि गुगू ही उसका जुड़वा भाई है। उसे लगता है कि अगर मॉम को दोबारा ये बात पता चला कि उनका बेटा नहीं है वो, तो उन्हें बुरा लगेगा। इधर एनी को हम लोग देखते हैं जो कि तियान से मिलने के लिए उनके होटल के कमरे में गई हुई थी। यहाँ पर डॉक्टर इस तरीके से उसके बच्चे को देख रहा था। जब उसका बच्चा यहाँ पर एनी को देखता है तो वो वापस ऐसे मुंह बनाने लगता है। तियान समझ जाता है कि वो एनी की बात नहीं कर रहा, वो रीमा की बात कर रहा था। एनी को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाता है। एनी सोचती है कि ये बंदे की प्रॉब्लम क्या है, एक तो यहाँ पर खुद ही बुलाता है और बिना कुछ बात किए खुद ही जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद रीमा ऑफिस के काम से बाहर निकल रही होती है, तभी बगल कमरे में वो देखती है कि कुछ लोग हैं जो कि शायद किसी को डांट रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। वो लोग यहाँ पर तियान के बेटे को, जो उनके 2 ट्यूटर थे, वो लोग बोली करते थे। अब गुगू ऐसे बोल नहीं पाता था, उसे ऑटिज्म की प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई उसके टीचर्स इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते थे। वो लोग आपस में हंस रहे होते हैं कि ये बच्चा किसी काम का नहीं है। यहाँ पर रीमा जब आवाज़ को सुनती है तो वो नॉक करके पता लगाने का कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इस बात का पता नहीं लगाने देते रीमा को कि एक्चुअल में वो लोग एक बच्चे को डांट रहे हैं और रीमा वहाँ से जाने लगती है। उन लोगों
मूवी जाते ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं गुगू और हिम फाइनली एक दोनों दूसरे से मिलते हैं। वो दोनों जुड़वा भाई बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। वो दोनों समझ जाते हैं कि टीना और रीमा ही, तियान और रीमा ही दोनों उसके मॉम डैड हैं। लेकिन अब पंगा ये था कि फोर्स मीटिंग से ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते थे। तो ये दोनों समझदार बच्चे हैं, अपनी फैमिली को एक करने का प्लान करते हैं। दोनों अपनी आइडेंटिटीज़ को स्विच करते हैं और अब वो लोग प्लान करते हैं कि इस तरीके से वो दोनों अपने मॉम डैड के साथ भी कुछ वक्त बिता पाएंगे। दूसरी तरफ रीमा उन दोनों टीचर्स को बात करते हुए सुनती है। वो लोग तियान के बेटे के बारे में बात कर रही थी कि क्या ही फ़ायदा इतना अमीर बाप का बेटा होने से, वैसे भी ऑटिज्म की प्रॉब्लम से तो वो कुछ बोल नहीं पाता है। इनकी बातों को सुन करके रीमा समझ जाती है कि उसका डाउट गलत नहीं था, वो लोग ज़रूर ही उसे बुली कर रहे होते हैं। वो सोचती है तियान को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि उसका बच्चा भी तो बच्चा है। तभी तियान उसे वहाँ से जाते हुए दिखता है तो वो लिफ्ट में उससे बात करने के लिए चली जाती है। उसका भाई उसे रोक रहा होता है, लेकिन तियान कहता है ठीक है, क्या बात है, उसे आने दो। अब तियान के भाई को लिफ्ट में आने नहीं दिया जाता है तो उसे लगता है कि कहीं वो उसके भाई को पटाने का कोशिश ना करे। दैट्स वाई वो स्टेयर्स से उन्हें फॉलो कर रहा था। दूसरी तरफ तियान रीमा से पूछता है, बोलो अब क्या बहाना लेकर के आई हो बात करने के लिए। रीमा उसे कहती है कि एक्चुअल में तुम्हारे बच्चे के जो ट्यूटर हैं वो सही नहीं है। मैंने उन्हें आपस में बात करते हुए सुना था कि वो लोग तुम्हारे बच्चे को बुली करते हैं। मेरा काम था तुम्हें वार्न करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा बोल करके रीमा वहाँ से चली जाती है। तब तक तियान का भाई भी यहाँ पर आता है। तियान उसे कह रहा था कि रीमा ऐसा कह रही थी, मैं उसकी पूरी बात को इग्नोर नहीं कर सकता, क्या पता सच में वो ट्यूटर मेरे बच्चे को बुली कर रहे हो। दैट्स वाई मैं तुम्हें काम देता हूँ, इस काम को संभालो। लेकिन उसका भाई पूरी तरीके से फुद्दू था, वो किसी और मैटर को ही संभालने के लिए समझ जाता है। इधर रीमा अपने बेटे के पास आती है तो वहाँ पर गुगू था। गुगू को रीमा के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो इतने सालों बाद अपनी माँ से मिला था। तभी वहाँ पे तियान का भाई आता है और वो रीमा को कहता है कि एक्चुअल में तियान ने कहा है तुम्हें नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर देने के लिए, क्योंकि तुम तियान के साथ उसके फ्लोर पर रह रही हो और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। डोंट वरी, हम यहाँ पर तुम्हारा खर्चा उठाने वाले हैं, हम तुम्हारा रूम शिफ्ट करा रहे हैं, तो जितने दिनों के लिए भी तुम्हें रहना है। रीमा कहती है नो इशूज़, वैसे भी तो उसके पैसे बच ही रहे थे। फिर वो चुपचाप अपना सामान पैक करके नीचे के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ इस जगह गुगू की जगह पर हेम था, तो टीचर्स उन्हें गुगू ही समझ करके पहले की तरह ही ट्रीट करने का कोशिश कर रहे थे और उसे बुलू कर रहे होते हैं। हेम समझ जाता है कि बेचारा गुगू उनके बीच फंसा हुआ था और कितना कुछ झेल रहा था, और अब वो उनसे बदला लेने का प्लान करता है। वो उन दोनों टीचर्स को अच्छा खासा सबक सिखा रहा था। इधर रीमा को जाते हुए देख करके तियान अपने भाई से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो कहता है आप ही ने तो कहा था कि मैटर को संभाल लेने के लिए, तो मैंने रीमा को नीचे फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया। उसका भाई तियान गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने कैसे भाई को अपने साथ रखा हुआ है, मैंने टीचर्स के मैटर को संभालने के लिए बोला था। वो दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक्चुअल में वो लोग यहाँ पर गुगू को बुली कर रहे हैं। अब वो लोग हेम को गुगू ही समझ रहे होते हैं। हेम यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है कि ये दोनों टीचर्स इतने बुरे बुरे बोल रहे थे कि आप किसी काम के नहीं हो, आपको तो चीज़ें दिखती ही नहीं हैं, और ये लोग हमेशा ही मेरी ऐसी पिटाई करते रहते हैं। गुस्से होकर के तियान उन टीचर्स को जेल भेज देता है, क्योंकि उसने एक बच्चे को इस तरीके से परेशान किया था। इसके बाद वो लोग हेम को खाना वाना खिला रहे थे। हेम यहाँ पर तियान के साथ खुश था। अब वो कहता है कि जब आपने रीमा के साथ ऐसा बिहेव किया है तो आपको उससे जा कर के सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि रीमा आंटी के वजह से ही तो टीचर्स की सच्चाई यहाँ पर सामने आ पाई थी। तियान ये बात मान जाता है। उसका भाई कहता है भाई अब सच में कहीं रीमा में इंटरेस्टेड तो नहीं हो ना, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तियान था, लेकिन था भी तो वो सख्त लड़का, वो ये बात नहीं एक्सेप्ट करता है और रीमा से मिलने के लिए चले जाता है। रीमा नीचे बैठ करके अकेले ही ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। तियान तो उसे देखते रह जाता है, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। वो फिर पर्सनली रीमा से बात करने के लिए जाता है। उसका भाई तो समझ ही रहा था क्या चल रहा है। यहाँ पर इस तरीके से वो रीमा से जाकर के बात करता है और कहता है मैं एक्चुअल में तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया हुआ हूँ। तुम एक फेवर मुझसे कोई भी मांग सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी बेटी की यहाँ पर जान बचाई हुई है। तो फिर वो इस तरीके से अपने बेटे को ढूंढने के लिए उससे बोलने वाली थी। वो यहाँ पर उससे यही डिमांड करती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को ढूंढो, वो भी तुम्हारी उम्र का है। मैंने ट्विन बेबीज़ बॉर्न किए थे और किसी ने उस एक बेबी को मुझसे छीन लिया। मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। तियान को लगा था कि वो उससे उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो रीमा को अपना ये
कार्ड दे देता है और कहता है ठीक है, इस नंबर से मेरा नंबर सेव कर लेना, हम कांटेक्ट करेंगे और अपने बेटे का फ़ोटो मुझे दिखाना कि वो कैसा दिखता है, तभी तो मैं इसे ढूंढ पाऊँगी। उस समय रीमा का फ़ोन बैटरी डेड होने से ऑफ हो चुका था। रीमा कार्ड लेकर के कमरे में जाती है तो गुगू सो रहा होता है, सोने की एक्टिंग कर रहा था एक्चुअल में। रीमा फ़ोन चार्ज में लगाती है, अपने बेटे को प्यार से देखती है, ध्यान को ऐड करती है नंबर और फिर नहाने के लिए चली जाती है। वो सोचती है कि वह बाद में तियान को अपने बेटे का फ़ोटो भेजेगी। इधर गुगू और हिम दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे के माँ बाप को वापस से मिलाने का प्लान करते हैं, तभी तो उन्हें प्यार होगा। और इधर सोच रहा था कि नंबर ऐड करने के बाद रीमा ने उसे कोई मैसेज क्यों नहीं किया। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गुगू जगता है और हिम के कहने पर वह रीमा को मैसेज डाल देता है कि क्या वो उसे मिलने के लिए उसके कमरे में आ सकता है। और फिर वो दोनों बच्चे ऐसे बाहर निकल जाते हैं। तियान का भाई ये मैसेज देख लेता है कि रीमा इतनी रात को उससे मिलने के लिए बुला रही है, वो उससे मना कर रहा था जाने, लेकिन तियान भाई साहब चमड़ी मैटर में कहाँ सुनने वाले थे, वो पहुंच जाते हैं। कमरा खुला हुआ था, अंदर जाते ही रीमा वॉशरूम से बाहर निकली थी। वो दोनों एक दूसरे को देख करके घबरा जाते हैं। रीमा चिल्लाने लगती है कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। तियान उसे कहता है अब तुमने मुझे बुलाया है और तुम ही कह रही हो कि मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ। रीमा कहती है मैंने तुम्हें बुलाया है। वो लोग सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में ये उन दोनों बच्चों की बदमाशी थी, रीमा ने उसे नहीं बुलाया है। अब वो लोग समझ जाते हैं कि दोनों बच्चों ने मैसेज करके उन दोनों को यहाँ पर बुलाया हुआ था। रीमा काफ़ी एम्बेरस थी क्योंकि तियान को ये लग रहा था कि वो उसे पटाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा था नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही ये सब कुछ होता है तो तियान सोचता है ओह इट मीन्स कि सच में रीमा ने मुझे नहीं बुलाया था। बच्चों को ढूंढने के लिए वो लोग बाहर निकलते हैं, कमरे के बाहर ही वो लोग बैठे हुए थे, दोनों मास्क पहने हुए थे, इसी वजह से ना तियान ना रीमा उनके बच्चों को देख पाते हैं। दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर के कमरे में चले जाते हैं। रीमा बहुत ही ऑकवर्ड थी और तियान भी ऑकवर्ड था। वो दोनों ही अपने अपने बच्चों को डांट रहे होते हैं कि इस तरीके की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो दोनों का कहना था कि हमें मम्मी और डैडी चाहिए। रीमा यहाँ पर गुगू को समझाती है कि ठीक है उसे डैडी चाहिए तो वो उसके लिए डैडी ढूंढ देगी, लेकिन ऐसी हरकतें नहीं करने के लिए। वो सोच रही होती है कि क्या इस बच्चे को तियान एज ए डैडी चाहिए या फिर उसे सिर्फ कोई भी डैडी चाहिए। गुगू अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश था। अगली सुबह उसे एक कॉल आता है और वो उसके डैड थे। उनका कहना था कि तुम अपने बड़े बेटे के बारे में जानना चाहती हो तो मुझसे मिलो। रीमा गुगू को लेकर के उस प्लेस पर पहुंचती है जहाँ पर कि वो उसे कह रहा होता है कि एक्चुअल में तुम अपनी मॉम की कंपनी मुझे सेल करनी है क्योंकि कंपनी में काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं, तो तुम अगर इन पेपर्स पर साइन कर दोगी तो फिर यहाँ पर मैं कंपनी सेल कर दूँगा और मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में बताऊँगा। वो साफ़ तौर से मना कर देती है, लेकिन वो कहता है फिर तो तुम अपने बेटे से कभी मिल ही नहीं पाओगी। फिर मजबूरी में वो उन कंपनी के पेपर्स पर साइन करने के लिए जाती है तो गुगू एट द एंड कहता है मॉम मुझे पता है कि हमारा भाई किधर है, तो आपको इन पेपर्स पर साइन करने की ज़रूरत नहीं है। रीमा अपने बेटे के बातों पर भरोसा करती है और पेपर्स पर बिना सिग्नेचर किए ही उसके साथ वहाँ से चली जाती है उससे मिलने के लिए। वो उसे लेकर के तियान के घर पहुँच जाता है, कहता है कि हमारा भाई यहीं मिलने वाला है। रीमा सोच करके शौक कि मेरा जुड़वा बेटा तियान के पास क्या कर रहा है। वो लोग अभी घर में अंदर ही जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो लोग एनी से मिलते हैं। एनी यहाँ पर किसी बहाने से तियान से मिलने के लिए आई हुई थी और वो तियान से एक्चुअल में उसे पटा करके शादी करना चाह रही थी ताकि वो लोग और भी ज़्यादा अमीर हो जाए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एनी आती है वो रीमा को देख करके उसका इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी। देखो तो सही, यहाँ पर तियान को पटाने के लिए वो इस तरीके से उसके घर आई हुई है और वो भी अपने नाजायज़ बेटे को लेकर के। रीमा उसकी हरकतों को शुरुआत में इग्नोर कर रही होती है क्योंकि क्या ही फ़ायदा था बहस करने से, लेकिन वो लोग बहुत ही बदतमीज़ थे और रीमा और उसके बच्चे को बुली करने लगते हैं। इस लड़ाई झगड़े में उसका बच्चा अचानक से ऐसे नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। उसे हाइपोग्लाइसेमिया की प्रॉब्लम थी और चक्कर आते रहते थे। रीमा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है अपने बच्चे को लेकर के। थैंकफुली तब तक वहाँ पर तियान आ जाता है और उसे ये नहीं पता था कि एक्चुअल में ये उसका बच्चा है या रीमा का। वो उस बेबी को लेकर के जब देखता है तो शौक हो जाता है कि ये तो उसका बच्चा है। उसे ऐसा लगने लगता है कि रीमा उसके बच्चे को संभाल रही है। वो अपने भाई को
एनी और उसकी मेड को सबक सिखाने के लिए बोलता है और उस बच्चे को उठा करके घर में अंदर लेकर के जाता है। समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारा बेटा नहीं है, ये रीमा का बेटा है, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है। इन्हें सबक सिखाने के लिए कि इन लोगों ने मेरे बेटे को हर्ट कैसे किया बोल करके रीमा को घर के अंदर लेकर के चले जाता है। अब यहाँ पर रीमा देखती है कि तियान गुगू को अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहा है। डॉक्टर्स यहाँ पर आकर के उन्हें ट्रीट करते हैं और बताते हैं कि बेटा ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया से थोड़ा सा परेशान हो गया है। रीमा सारे डॉट्स कनेक्ट करके समझ जाती है कि एक्चुअल में गुगू और हेम दोनों जुड़वा है। इतना ही नहीं, तियान वो लड़का था जो कि उसके साथ उस रात इंटीमेट हुआ था। अब वो इस बात से खुश होने के बजाय काफ़ी सैड हो जाती है, क्योंकि उसे डर था कि जब गुगू को वो छीन सकता है तो हेम को भी वो उससे छीन सकता है। इसी वजह से वो उसे नहीं बताती है कि वही वो लड़की है जो कि उसके बच्चे की माँ है। ऊपर से तियान उस लड़की से नफरत करता था, ये बात उसके भाई ने काफ़ी पहले बताई थी। इसी वजह से उसे बताती नहीं है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इधर तियान कन्फ्यूज कि इसे हो क्या गया, जिस काम के लिए आई थी उसने तो वो उसे बताया ही नहीं। घर जाने पर एनी को डांट लग रहा था। उसके डैड उसके पिटाई लगा रहे थे कि तुमने तियान को हमारे खिलाफ कर दिया और अब वो हमारी कंपनी को जाने नहीं देने वाला है। वो सारा इल्ज़ाम यहाँ पे रीमा पे डाल देती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अगर वो उस समय वहाँ नहीं होती तो तियान हमारे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता। दूसरी तरफ रीमा यहाँ पर गुगू से हेम के बारे में पूछ रही होती है, तो फिर वो भी इन बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों ही इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें उनके साथ कैसे मिलजुल करके रहना चाहिए। वीडियो कॉल पर वो उस बच्चे से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर तियान आ जाता है। तो रीमा उस बच्चे को साइड कर देती है ताकि तियान उसे देख ना पाए, और वो उसे कह रही थी मैं तो बस गुगू से बात कर रही थी ताकि कल हम उसके साथ मिल करके डेट पर जा सके। तियान को लगता है कि रीमा उसके साथ रहना चाह रही है, दैट्स वे वैसा कर रही है, तो वो उसके साथ कल मूवी डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। रीमा तो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आए हुए थे, लेकिन तियान भाई साहब को लग रहा था कि रीमा उसमें इंटरेस्टेड है और रीमा के लिए बहुत सारे बाहर के वो स्नैक्स वगैरह भी ख़रीद लेता है। ऐसे तो अपने बच्चे को वो बाहर के स्नैक्स खाने नहीं देता, लेकिन यहाँ पर रीमा की वजह से वो बहुत सारे स्नैक्स खरीद लेता है। उनका बेटा यहाँ पर मास्क लगा करके आया हुआ था ताकि तियान उन्हें देख ना पाए। दोनों भाई आपस में मस्ती कर रहे थे और वो दोनों भी साथ में मूवी देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर रीमा को अपने बच्चे की फ़िक्र हो रही थी और तियान को लग रहा था कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। वो अपने बच्चे को ताड़ रही थी और उसे लगता है कि वो तियान को ताड़ रही है। मूवी में जब ऐसे किसिंग सीन आता है तो वो दोनों उस बच्चों के आईज़ को कवर कर देते हैं कि वो लोग गलत चीज़ें देख करके बिगड़े ना। मूवीज़ डेट तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। रीमा को गुगू के साथ और ज़्यादा वक्त बिताना था, लेकिन वो तियान के बहाने ही सिर्फ उसके साथ वक्त बिता सकती थी। इसी वजह से उसे गुगू से मिलने के लिए तियान से मिलने का बार बार बहाना करते रहना पड़ रहा था, और तियान को इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। बाहर निकलने के बाद तियान अपने बेटे हेम से पूछता है तुम्हारे और डैड और तुम्हारी मॉम के बीच का क्या सीन है। तो वो कहता है मैं तो अपने डैड से बहुत ही प्यार करता हूँ। वो जानता नहीं था कि वो वही बच्चा था, तो थोड़ा सा वो जेलस होने लगता है। अब रीमा यहाँ पर गुगू से काफ़ी प्यार से बिहेव कर रही होती है और वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ पर हम लोग थोड़ा और टाइम ऐसे साथ में स्पेंड करें और बेबी जिस तरीके से एक्सचेंज करें, ताकि यहाँ पर गुगू कुछ और दिन रीमा के साथ और हेम कुछ और दिन तियान के साथ बिता सके। तो वो दोनों यही करके वापस लौटे। हालांकि अब रीमा तो पहचान जा रही थी, लेकिन तियान नहीं जानता था ना, क्योंकि उसने अभी तक रीमा के बेबी के फेस को देखा नहीं था। तभी वहाँ पर तियान को कॉल आता है, ग्रैंड मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जल्दी जल्दी अपने बेटे को लेकर के ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है। अभी तक रीमा भी अपने बेटे को लेकर के ग्रैंड मदर को देखने के लिए पहुँचती है। वो लोग घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअल में ग्रैंड मदर को जो प्रॉब्लम है उस वजह से वो अपनी लास्ट सांसें ले रही हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कुछ कर नहीं पाते हैं। रीमा ये सिचुएशन देखते हुए कहती है कि वो ग्रैंड मदर को ठीक कर सकती है, लेकिन रीमा एक्चुअल में कोई डॉक्टर नहीं थी और उसके जो भी एकेडमिक के बारे में लोगों ने चेक किया था तो उन्हें पता चला था कि वो तो अभी तक अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन अब वैसे भी क्या ही कर सकते हैं, ग्रैंड मदर तो वैसे भी मर ही रही हैं, तो क्यों ना यहाँ पर एक ट्राई किया जाए। यही सोचते हुए वो उसे इस तरीके से ये कर देती है, ट्राई करने के लिए बोल देता है। और जब वो उसे ट्राई करने के लिए जाती है तो फिर यहाँ पर वो
ग्रैंडमदर को सच में ठीक कर देती है। ये बात किसी को भरोसा ही नहीं होता है। उसका भाई अब भी उसे कह रहा होता है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम तो कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हो। लेकिन यहाँ पर वो जैसे ही चेकअप करती है ना, तो ग्रैंडमदर को एक्चुअल में होश आ जाता है और इन्हें इस बात का तो कोई भरोसा ही नहीं होता। सब इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वाला शुक्रगुजार थे। और रीमा फिर अपने बच्चे को लेकर के वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि अब ग्रैंडमदर ठीक है। वो ग्रैंडमदर के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिख करके देती है, जहाँ पर किस तरीके से तियान उसे थैंक्स बोलने के लिए आता है और उसी बहाने से वो उसे किस पे करने लगता है। और यहाँ पर ये फैमिली जो उन्हें देख लेती है और वो लोग समझ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है। लेकिन अब जो भी हो, फ़िलहाल तो जाना पड़ेगा, रियलिटी तो उन्हें पता नहीं है। लेकिन रीमा को तो सच्चाई पता थी ना, वो दोनों बच्चे यहाँ पर रीमा के साथ ही रहना चाह रहे थे। लेकिन अब ये तो फ़िलहाल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हेम को तियान के साथ रहना पड़ता है, तो वो उसे बहुत ही पढ़ाई करने के लिए बोल रहा था। सोच रहा था यार, कल तक तो इतना टैलेंटेड था, आज क्या हो गया, तुझसे एक मैथ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है। ये बेटा आर्टिस्ट था और वो इतनी छोटी उम्र में पोएम्स लिखा करता था, लेकिन तियान को तो अपने बच्चे को अपनी तरह बिजनेसमैन बनाना था। वो उसकी इस हरकतों से परेशान हो चुका था, उससे मैथ का एक प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व हो रहा था। उसे लग रहा होता है कि बच्चा जानबूझ करके ऐसे कर रहा है, उसे परेशान करने के लिए। उसे थोड़ी पता था उनके बेबी जिस तरीके से एक्सचेंज हो चुके हैं। और दूसरी तरफ गुगू भाई साहब रीमा के साथ फुल ऑन गेम रूम में अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। एक तरफ तियान से डांट लगा रहा था और दूसरी तरफ बच्चा खेल रहा होता है। अगले दिन वो साइड में जा कर के अपने भाई को कॉल करते हैं कि भाई, मुझसे तेरे डैडी नहीं संभल रहे हैं, वो मुझे पढ़ा पढ़ा करके पागल कर देंगे। मैं आर्टिस्ट बच्चा हूँ, मुझसे मैथ क्वेश्चंस कहाँ सॉल्व होने वाले, भाई तू अपने जगह पर आ जा। फाइनली वो दोनों यहाँ पर आते हैं और अपने अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि गुगू को अपने डैड को संभालने के लिए मैथ के क्वेश्चंस सॉल्व करने थे। और यहाँ पर हेम वापस से अपनी मॉम के पास जाना चाह रहा था, क्योंकि अब वो इस मैथ की दुनिया में नहीं रह सकता था। तभी वहाँ पर तियान आने लगता है। रीमा कहती है एक्चुअल में तुम्हारे बेटे ने मुझे कॉल किया था मिलने के लिए, दैट्स वाई मैं यहाँ पर आई हुई थी। एक्सचेंज करने के बाद वो लोग निकाल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर तियान का भाई आ जाता है। उनके फैमिलीज़ के लिए बच्चों के लिए ड्रेसेज स्पेशली कस्टमाइज़ कराए जाते थे। कुछ दिनों में ग्रैंडमदर का बर्थडे था, दैट्स वाई एक ड्रेस यहाँ पर कस्टमाइज़ करा करके गुगू के लिए मंगाया गया था। ये देखते ही हेम भी कहने लगता है कि उसे भी ऐसा ड्रेस चाहिए, लेकिन रीमा से समझाती है कि बेटा आप ये ड्रेस नहीं ले सकते, आपने सुना ना अंकल से कि ये ड्रेस कस्टमाइज है। लेकिन वो बच्चा ज़िद करने लगता है और कहता है कि मैं भी तो इस घर का बेटा हूँ, मुझे भी ऐसा ही सेम ड्रेस चाहिए। तियान का भाई कमेंट करते हुए कहता है कि भले ही तुम्हारी मॉम की शादी मेरे भाई से हो जाए, लेकिन तुम इस घर के बेटे थोड़े ही हो पाओगे, तुम हमेशा ही एक एडॉप्टेड और स्टेप सन ही रहोगे। हेम को ये बात बहुत ही बुरा लग जाता है, था तो वो बच्चा ही ना, और वो ज़िद करने लगता है। लेकिन रीमा अपने बच्चे को वहाँ से लेकर के जाती है। तियान को लगता है कि रीमा को ये बात बुरा लग गया। घर अंदर जाकर के गुगू हेम यहाँ पर तियान से बात कर रहा होता है कि उसे भी वो ड्रेस चाहिए, लेकिन तभी तियान यहाँ पर उसे ब्लॉक कर देता है, इससे पहले कि उनकी बातें यहाँ पर कंप्लीट हो पाए। और हेम को ये लगने लगता है कि तियान उसे पसंद नहीं करता है, दैट्स वाई उसने उसे ब्लॉक किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तियान उस पर गुस्सा कर रहा था कि क्यों छोटे बच्चे को परेशान करो, बच्चा ही तो है, वो ज़िद ही तो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो कहाँ ही किसी की बात सुनने वाला था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बेचारा बच्चा रोते रोते सो जाता है और यहाँ पर रीमा को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। एक छोटी सी चीज़ को लेकर के वो इतना बड़ा ड्रामा कर रहा है। दूसरी तरफ इस तरीके से रीमा अपने दूसरे बच्चे को कॉल करती है बात करने के लिए कि वो ठीक तो है ना, लेकिन यहाँ पर उसका फ़ोन इस तरीके से तियान उठा लेता है, तो बस कुछ इधर उधर की बातें करके फ़ोन रख देती है। उससे ज़्यादा बात करने का उसका मन नहीं था। अगले दिन वो हेम का मूड ठीक करने के लिए उसे गेमिंग रूम में गेम खेलने के लिए लेके जाती है। उसे देख करके यहाँ पर कुछ लोग थे, वो तियान के बटलर को कॉल कर देते हैं कि उनका बच्चा यहाँ पर बाहर निकल करके आ गया है। वो तियान को बताता है तो वो लोग सोचते हैं कि उनका बच्चा बाहर कैसे चला गया, वो उसे तो घर पर ही होना चाहिए। तो वो लोग उसे देखने के लिए निकलते हैं। उनके साथ उनका खुद का भी बेटा था। वो लोग सोचना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि कौन है जो कि यहाँ पर उसके बेटे का फेक आइडेंटिटी लेने का कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर गुगू तो सब कुछ जानता था। इधर
जो एक बदमाश बच्चा था वो आ करके गुगू को परेशान करने लगता है। वो जो आदमी था उसका डैड, वो तियान के कंपनी में काम करता था और वो खुद को शो ऑफ कर रहा होता है। वो लोग रीमा और उसके बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। रीमा उसे वार्न करती है, अगर तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोना नहीं है तो मुझसे पंगा मत लो, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। उन्हें ये बात का पता नहीं था तो वो लोग उसे बुली ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है अपने बच्चों को लेकर के, और वो ये देख करके शॉक्ड हो जाता है कि एक्चुअल में रीमा के पास जो बेबी है वो बिल्कुल उसी की तरह सेम दिख रहा है। गुगू समझाता है, वही तो, हम दोनों जुड़वा है और एक्चुअल में रीमा ही मेरी असली मॉम है। ये बात देख करके वो लोग शौक हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसे नहीं बता सकते थे। रीमा कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड से नफ़रत ही करती थी उसके नज़र में। दैट्स वाई पहले तो उन दोनों को सबक सिखाया जाता है, जो लोग यहाँ पर रीमा और उसके बच्चे को बुली किए थे। और इधर तियान को अफसोस होने लगता है, उसने अपने बच्चे के साथ ऐसा बुरा बिहेव किया। वो बच्चा सही तो कह रहा था, वो उसी का बच्चा है। अब गुगू से समझाता है कि इतनी आसानी से आप नहीं कह सकते हो, हमें कुछ और ही प्लान करना होगा। पहले यही एक्टिंग करनी होगी और फिर हमें हेम का एक्चुअल में दिल जीतना होगा। उसे बुरा लगाया, आपने उसे हर्ट किया है। ऐसी बातें बोल करके तियान भी सोचता है कि बस सही कह रहा है, हमें चीज़ों को थोड़ा स्लो लेना होगा। तभी यहाँ पे रीमा को तियान को कॉल आता है और वो बेबी का बहाना बना करके उसे मिलने के लिए कल बोलता है। रीमा रेडी हो जाती है और अब गुगू थोड़ा सैड था, हेम थोड़ा सैड था क्योंकि वो अब तियान को पसंद नहीं करता था। बट उसे समझाती है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ ठीक कर देगी। और तियान को शायद कुछ गलतफहमी हो गया, वो उसे घर पर ही रहने के लिए कहती है। दोनों बच्चों ने मिल करके तियान और रीमा को पास लाने का कोशिश किया था, क्योंकि अपनी लड़ाई झगड़े की वजह से वो दोनों मॉम डैड को तो अलग नहीं रख सकते थे ना। और यहाँ पे तियान रीमा को बाहर लेकर के जाता है घुमाने के लिए। उसने गोगो से पूछा तो रीमा को क्या पसंद है, तो उसने उससे बोला था उसे सनराइज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दैट्स वाई वो रीमा को लेकर के जाता है। रीमा सोच रही थी कि वो उसे कहाँ लेकर के जा रहा है, वैसे बहाना कर देता है कि एक्चुअली वो उसके साथ डेट पर आना चाहता था। दैट्स वाई उसने बच्चे का बहाना करके उसे यहाँ पर लेकर के आया था। वहाँ अकेले समय बिताने के चक्कर में दोनों के साथ काफ़ी सारे ऐसे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। साथ में रीमा ड्रिंक वगैरह भी कर रही होती है। वो उससे बातों बातों में पूछता है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, तो रीमा भी बच्चे की वजह से उसे हाँ कह देती है। ड्रंक होने के बाद रीमा पूछती है कि आखिरकार ये बच्चा तुम्हें मिला कैसे। तियान उसे कहता है, एक दिन मुझे कॉल आया था कि एक लड़की के पास मेरा बच्चा है और अगर मैं उस बच्चे को जिंदा देखना चाहता हूँ तो 20 मिलियन लेकर के आ जाने के लिए। मुझे लगा कि शायद वो उस बच्चे की माँ है और इसी वजह से मैं उस लेडी से नफ़रत करने लगा। जब तक मैं वहाँ पहुँचा वो लेडी गायब हो चुकी थी। मैंने जैसे तैसे करके अपने बच्चे की जान बचाई थी। उसे लगा कि शायद मैं उसे पैसा नहीं दूंगा, इसी वजह से उसने ऐसा किया था। फिर तियान कहता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस बच्चे की मॉम जिंदा है। कोई माँ अपने बच्चे को भला ऐसे मरने के लिए कैसे ही छोड़ करके जा सकती है। वो दोनों पूरी रात यहाँ पर साथ में बिताते हैं। अगले सुबह रीमा ऐसे ड्रंक थी और वो तियान के साथ रोमांस कर रही होती है और बोलती है कि देखो तुम मुझसे मेरे बेबी को मत छीना, ये दोनों बेबीज़ मेरी ही हैं। तियान समझ जाता है कि रीमा को इस बात का डर है कि मैं उससे उसके बेबीज़ को छीन लूँगा, बट वो ऐसा करने नहीं वाला था। वो तो रीमा से शादी करने का प्लान बना रहा था। अगली सुबह जब वो जागती है तो उसका बेबी उससे मिलने के लिए आता है। अब कल रात जो हुआ उस वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थी। भला वो किसी को ये बात कैसे ही बता सकती थी। दूसरी तरफ तियान अपने बेटे को समझाता है कि अब मॉम को अपना बनाने का वक्त आ गया है, हमें वो करना पड़ेगा जो हमें करना चाहिए था पहले। रीमा अपनी मॉम के ग्रेव के पास गई हुई थी, उसके डैड और एनी यहाँ पर आए हुए थे और वो लोग यहाँ पर रीमा को वापस से पहले की तरह ही बुली करने का कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और वो रीमा को उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे उसे नहीं पता है कि एक्चुअल में ये बच्चा उसका है। उसकी मॉम के ग्रेव के पास आता है और वो उन्हें बताता है कि एक्चुअल में रीमा उसकी गर्लफ्रेंड है। दैट्स वाई वो यहाँ पर रीमा का सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है और वो जल्दी ही रीमा से शादी भी करने वाला है। अब उसकी मॉम के ग्रेव के सामने ही वो यहाँ पर रीमा को रिंग दे करके उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। रीमा भी सिचुएशन को देखते हुए हाँ कह देती है, क्योंकि उसके मॉम डैड के सामने, उसके डैड के सामने उसे ये तो दिखाना था कि एक्चुअल में वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तियान उसके साथ है। इसी वजह से वो ऐसा करती है। उनके जाने के बाद वो यहाँ पर हेम को गुगू बना करके वहाँ से लेकर के जाता है, ये कहते हुए कि अरे तुम मेरे बेबी को यहाँ लेकर के आई हो, पहले बताना तो चाहिए था।
और हेम को लगने लगता है कि उसके डैड तो उसे पहचान भी नहीं रहे हैं। फिर भी वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। रीमा भी उन्हें नहीं रोकती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये एक्चुअल में उनका प्लान है। और दूसरी तरफ गुगू को यहाँ पर रीमा के पास भेज दिया जाता है। गुगू भी उन्हें नहीं बताता है कि एक्चुअल में उसके डैड को सारी बातें पता चल चुकी है और ये सब कुछ उनका प्लान होने वाला है। इधर घर पर जब हेम तियान के पास था तो उसे कहता है कि अरे बेटा देखो ना, मैंने ना रीमा के बेबी के लिए भी सेम ड्रेस बनवाया हुआ है। मुझे भी ना वो बच्चा काफ़ी पसंद है। अब आने वाले टाइम में मैं रीमा से शादी करने वाला हूँ तो वो बेबी भी तो मेरा ही होने वाला होगा ना। वो जानबूझ करके हेम की बड़ाई कर रहा होता है और उसके मन में जो तियान को लेकर के ये गलतफहमी भर गई थी कि तियान उसे पसंद नहीं करता, वो उसे प्यार नहीं करता उसका डैड होने के बाद भी, तो वो उसके दिमाग से ये बात निकाल देता और हेम को लगने लगता है कि शायद वो अपने डैड को गलत समझ रहा था, उसका डैड भी उसे प्यार करता है। यही उनका प्लान था। अगर बता करके करता है तो कभी हेम को इस बात का भरोसा नहीं होता ना। दैट्स वाई वो अब भी यही गेम खेल रहा होता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है और वो उसे गुगू ही समझ करके प्यार कर रहा है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से ग्रैंड मदर के बर्थडे वाले दिन रीमा को वो कन्फेस करेगा। वही सेम ड्रेस यहाँ पर गुगू के लिए भी तियान भेज देता है। अब रीमा कुछ चीज़ों को बाय करने के लिए जाती है ग्रैंड मदर के बर्थडे पर उन्हें देने के लिए। वो अपने ही चाइनीज़ शॉप पर जाती है कुछ दवा लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर एनी आ जाती है और जो दवा रीमा लेना चाह रही थी ग्रैंड मदर के लिए, वही एनी उस दवा को 5 गुना दाम में खरीद लेती है। रीमा भी उसे जानबूझ करके सेल कर देती है क्योंकि ये दवा तो उसका ही बनाया हुआ था। एनी को लग रहा था कि वो तियान की ग्रैंड मदर को इस वजह से इम्प्रेस कर लेगी और रीमा को उनके घर की बहू कभी भी नहीं बनने देगी। फिर हम लोग उस पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। एनी अपने बच्चे को लेकर के वहाँ पर आती है और उसने जानबूझ करके उस बच्चे को यहाँ पे मास्क पहनाया हुआ था, वरना सबको लगने लगेगा कि एक्चुअल में ये तियान का बेबी है और पोल खुल जाएगा। तभी वहाँ पर एनी आती है और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारे जैसे लोग भी ऐसे पार्टीज में सपने देखती हो तियान के पटाने का, ये तो कभी नहीं होने वाला है। वहाँ के गेस्ट को जब पता चलता है कि वो तियान पे लाइन मार रही है तो फिर वो लोग भी यहाँ पर रीमा को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर तियान आता है और वह सबको अनाउंस करता है कि रीमा उसकी लीगल फियोंसे है और वो उसे इस पार्टी में इसलिए बुलाया है ताकि वहाँ पर ये बात वो सबको अनाउंस कर सके कि वो रीमा से शादी करने वाला है। रीमा को वो अपने साथ डांस करने के लिए ऑफ़र करता है और वो सबके सामने डांस कर रही थी। रीमा उसे कहती है तुम्हें नहीं लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा सडन हो गया? तियान कहता है मैंने तुम्हें इस पार्टी में इसीलिए तो बुलाया था ताकि मैं सबको तुम्हारी आइडेंटिटी अनाउंस कर सकूं। दूसरी तरफ एनी यहाँ पर जाती है तियान के ग्रैंडमदर के पास और उसे पहले ही रीमा के बारे में भड़का देती है कि रीमा इतनी गलत लड़की है और तियान उससे इंगेज हो रहा है। मैं तो आपको बताने के लिए आई थी। अब ग्रैंडमदर को नहीं पता था कि रीमा ने उनकी जान बचाई है और ऊपर से रीमा के बारे में इतना बुरा बुरा वो बोलती है तो उन्हें भी रीमा गलत लगने लगती है। तियान को यहाँ पर ऐसे ऑफिस से कॉल आ रहा था कुछ अर्जेंट, तो वो साइड में बात करने के लिए चले जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर रीमा का बेबी उसके पास आता है। ग्रैंड मदर भी यहाँ पर आकर के रीमा को ही भला बुरा कहने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा इतना बड़ा बेटा है और फिर भी तुमने कैसे सोच लिया कि हमारा पोता तियान तुमसे शादी करेगा? हाँ, तियान के पास जो बच्चा है वो बच्चा थोड़ी है, सिर्फ बेबी तो रीमा के ही पास है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यहाँ पर एनी ने आग लगाने वाला काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया था, लेकिन अब रीमा भी कहाँ ही चुप रहने वाली थी। वो समझ चुकी थी कि जब तियान उसे फियांसे बना चुका है तो ये बात आज नहीं तो कल खुलने ही वाला है कि वो दोनों बेबीज एक्चुअल में जुड़वा हैं। तो फिर इस तरीके से रीमा है उस बेबी का फेस मास्क हटा देती है, जिसे देखते ही ग्रैंड मदर शॉक्ड हो जाती है कि ये तो उनका पोता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं ये जान करके कि एक्चुअल में रीमा ही वो वुमेन है जो कि 7 इयर्स बिफोर तियान के ट्विन बेबी को बॉर्न की थी। तियान भी वहाँ पर आता है और कहता है कि एक्चुअल में मैं आप लोगों को यही बताने के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ था। रीमा भी समझ जाती है कि तियान को ये बात पहले से ही पता था कि एक्चुअल में वो दोनों ट्विन हैं। वो इस बात से गुस्सा थी कि तियान ने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताया। एनी को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है उस केस बकवास के लिए। एनी को भी ट्रस्ट नहीं होता है कि रीमा ने जिसके बेबी को बॉर्न किया था वो कोई और नहीं तियान का था। तियान को तो लगा था कि शायद रीमा उसकी इस गलती को माफ़ कर देगी, हालांकि उसके इंटेंशन सही थे, लेकिन उसने रीमा को इस बारे में बताया नहीं था। लेकिन रीमा उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था और वो गुस्से में पार्टी से बाहर जाने लगती है। तो यहाँ पर उसके बेटे लोग उसे समझाते हैं कि तियान जाइए, मॉम को मना करके लेकर के आइए।
जैसे ही वो उसके पीछे जाता, रीमा उसे नहीं मिलती है। रीमा को उसके डैड का कॉल आया था, अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मॉम की मौत किस वजह से हुई थी तो यहाँ मिलने के लिए 50 मिलियन लेकर के आ जाओ, क्योंकि तियान ने उसकी कंपनी को तो बैंक करप्ट कर दिया था। रीमा नकली पैसे लेकर के अपने डैड से मिलने के लिए अकेले ही जा रही होती है, क्योंकि एक्चुअल में उसे जानना था कि उसकी मॉम ने खुद को हर्ट किया था या फिर इन लोगों ने उन्हें मारा था। रीमा वहाँ पर पहुँचती है, पैसे का लालच उन्हें दे करके सच्चाई जानने का कोशिश करती है। इनका प्लान था कि वो लोग रीमा को भी जान से मार देंगे और पैसे भी ले लेंगे। इसी वजह से इतने सारे गार्ड्स वगैरह भी इन लोगों ने यहाँ पर बुला करके रखे हुए थे। लेकिन यहाँ पर तियान को पता चलता है कि रीमा की जान खतरे में है और वह इस तरीके से अपने डैड से वहाँ पर मिलने के लिए गई है, तो वो भी अपने गार्ड्स वगैरह को लेकर के पहुँच जाता है। लड़ाई झगड़े में यहाँ पर तियान भी रीमा की वजह से इंसर्ट होता है। ये देख करके रीमा उसे माफ़ कर देती है। फाइनली यहाँ पर रीमा के डैड और उसके सिस्टर को जेल भेज दिया जाता है। हमारी ये स्वीट लविंग स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।